Now we are going to discuss treatment of the Budd-Chiari syndrome according to the cause. Treatment of the Budd-Chiari syndrome according to the cause. शुरू करने से पहले आर्गेन ऑफ मेडिसिन का कुछ एफोर्जम्स हैं वो करते हैं डिस्कस एंड देन वी विल कंटिन्यू. एफोर्जम नंबर 1 आर्गेन ऑफ मेडिसिन छठा एडिशन. हानीमैन कहता है कि डॉक्टर का वाहिद जो मिशन होगा ना वो मरीज़ को सेहत की तरफ वापस लेके आना. जेब और जिन्स पे उसका नज़र ना हो. सेकेंड एफोर्जम में हानीमैन कहता है कि मरीज़ को 3 इंजेक्शन ऑफ क्योर की बात करता है, यानी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट. मतलब कम से कम वक्त में आपने मरीज़ को शिफा देनी है, स्मूथ शिफा देनी है. मरीज़ को दुख दे के, तकलीफ़ पहुँचा के, ज़्यादा पैसे लेके, तकलीफ दे दवाइयाँ खिला के, टीके लगवा के ना मरीज़ को शिफा नहीं देनी, बल्कि स्मूथ तरीके से ना आराम से उसको शिफा पहुँचानी है आपने, और परमानेंट शिफा पहुँचानी है, ना कि मरीज़ को आपने पिलिएट करना है, सप्रेस करना है. तीसरे एफोर्जम में हानीमैन डॉक्टर की खुसूसियात बयान करता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर कौन होगा. हानीमैन कहता है कि उसको पैथोलॉजी का पता हो, पैथोलॉजी को जानता हो, फिजियोलॉजी को जानता हो, एनाटॉमी को जानता हो, मटेरिया मेडिका को जानता हो, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना जानता हो, मतलब मियाजम्स को जानता हो, मतलब आर्गेन ऑफ मेडिसिन को जानता हो. कहता है ये वो ना होम्योपैथिक डॉक्टर होगा सच्चा, हकीकी. चौथे एफोर्जम में कहता है कि ही इज़ लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ़ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ एंड काज डिजीज़. और कहते हैं उसको बीमारी का जो काज है अंडरलाइंग वो पता हो. और आगे कहता है कि एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ. और कहता है कि उसको काज को रिमूव करना जानता हो. कहते हैं ये नसीहत के मुहाफिज होगा असली, जो काज जानता हो और जो काज को रिमूव करना जानता हो. कहते हैं ना वो सेहत का हकीकी मुहाफिज होगा. आगे पांचवें एफोर्जम में कहता है यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज द एक्यूट डिजीज. In the cause of the acute disease is also the most significant points in the whole history of the chronic disease. To enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc. are to be taken in consideration. कहता है कि अंडरलाइंग काज के बाद पांचवें एफोर्जम में हानीमैन कहता है कि डॉक्टर मरीज से हिस्ट्री ले और हिस्ट्री में वो ये फाइंड आउट कर ले कि मरीज की बीमारी का अंडरलाइंग मियाज़म कौन सा है. राइट. अब ना बाज बीमारियां ऐसी होती हैं, 77 एफोर्जम में हानीमैन कहता है जो आज मैंने आपसे डिस्कस करना है, जिसका अंडरलाइंग काज कोई मियाज़म नहीं होता बल्कि गलत लाइफस्टाइल और गलत डाइट होता है. तो वो काज आपने कहाँ देखना है? वो काज कहता है कि आपने उसका जो इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है, एटीट्यूड, मतलब जो आपका एटीट्यूड होता है. लेट्स सपोज ना आप डिस्टर्ब रहते हैं, लेट्स सपोज ना आप हर वक्त ना लड़ाई लड़ते हैं, यानी फाइटिंग विद मदर, फाइटिंग विद ब्रदर, विद कुलीग्स. राइट. आप ना हर वक्त ना हालात जंग में रहते हैं, स्टेट ऑफ वॉर में रहते हैं. आप ना गिले शिकवे हर वक्त आपके
दिल में शिकवे होते हैं लोगों से, पॉलिटिशियंस से, दोस्तों से। आप ना जेलिसी में मुब्तला होते हैं, हर वक्त बेचैन रहते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। आप ना रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, नाश्ता और जो लंच आपका होता है ये आप इकट्ठे करते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आप ना ये आपका लाइफ स्टाइल और डाइट, अगर इधर प्रॉब्लम है, कहते हैं या आप उसका वो देखें, आप उसका एटीट्यूड देखें, आप उसके एटीट्यूड के अंदर काज को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप उसका एक ऑक्यूपेशन देखें कि वो किस पेशे से मुंसलिक है, राइट। जिस तरह आनी में ना वो, या आप सबको जैसे पता है कि सीपिया कैसे ना अनिमिन ने प्रूव किया, तो उसका एक दोस्त था, वो ठीक नहीं हो रहा था, उसको शिफा नहीं मिल रही थी, वो आर्टिस्ट था, तो वो उसके गैलरी में गया और वहाँ उसने देखा, फाइंड आउट करने के लिए कि इसका जो बीमारी का काज है, सबब है जो बीमारी का, वो मालूम कर सके। तो वो क्या देखता है एनिमेन कि जब वो पेंटिंग करता है, ठीक, तो उन दिनों ना ये स्याही के तौर पे, इंक के तौर पे ना ये कटल फिश का जो यहाँ इंक होता है, ठीक, अब वो इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। तो वो उसमें ना वो पेन डाल के ना जब पेंटिंग करता है, जब स्याही ख़त्म होती है तो दोबारा उसमें डाल के ना और फिर सोचता है, ठीक, तो वो ऐसे ना जो पिन जो होता है वो ऐसे मुँह में रखता है। तो बस वो उसको इधर से अंदाज़ा हो गया है कि ये स्याही जो है ना ये इसको ये मतलब ये इंजेस्ट करता है और यही स्याही ना इसका सबब है बीमारी का। वो स्याही लेके ना उसने पोटेंटाइज की और सीपीए बना के ना उसकी खिलाई और वो ठीक हुआ। तो आपको कहता है कि भी आप ना उसका कास्ट चेक करें। आपने कास्ट चेक करना है, कहाँ चेक करना है आपने कास्ट, आपने उसके ऑक्यूपेशन में चेक करना है, आपने उसके लाइफ में, आपने उसके डाइट में, आपने उसका जो हैबिट्स हैं, मोड ऑफ लिविंग है, ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशंस हैं, एज ग्रुप आपने उसका चेक करना है। हर एज की अपनी बीमारियां होती हैं, मतलब ये है कि आपका हर एज का अपना फिज़िकल एंड इमोशनल रिक्वायरमेंट होता है। लेट सपोज हम लेते हैं इमोशनल रिक्वायरमेंट को, पैदाइश से लेके 1 साल तक ना बच्चे को एक ही रिक्वायरमेंट होती है इमोशनल, वो दूध पीना। 1 से 5 साल तक ना खिलौनों की ख्वाहिश होती है। 5 से 12 साल तक खेल कूद, राइट। आप ना टीनेजर, अपोजिट सेक्स जो होता है अट्रैक्शन, हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आसमान में होते हैं, हाई लेवल पे होते हैं। अगर वो अखबार भी देखता है या मतलब, तो वो ना आर्टिकल्स नहीं देखेगा, वो शोबिज़ में जाएगा। अगर वो कहीं पार्क में जाता है तो अपोजिट सेक्स की तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, राइट। अब ना उसके बाद ना जो इमोशनल रिक्वायरमेंट आता है, ये आपका टीनेज के बाद वो ना अपना मुस्तकबिल बनाने में, करियर बनाने में लग जाता है। और उसके बाद जो एरिया आता है आपका, वो आपका मतलब बच्चों की तालीम और तरबियत, और उसके बाद बच्चों की शादियाँ, ये सारे मसाइल होते हैं। ये बहुत ही ना प्रोलॉन्ग होता है। उसके बाद ना आप रिटायर होते हैं तो आपका केयरिंग एज शुरू होता है, तो आप केयर मांगते हैं, रिवार्ड मांगते हैं। आप जहाँ कहीं भी आपको, वहाँ आप डिप्राइव होते हैं, आप मतलब इमोशनली आपकी माल नरिशमेंट होती है, आप नरिश नहीं होते, तो ना वो फीलिंग आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। आपका हाइपोथैलेमस उस फीलिंग से ना पिट्यूटरी ना नेगेटिव एनर्जी, और वो आपको बेकरार रखता है, आपको परेशान रखता है। आपके जिस्म में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, अगर खौफ है तो, और अगर ग्रीफ है तो सेरोटोनिन, और ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर, ये केमिकल्स जो आपके ब्रेन, जो आपका जो ब्रेन होता है, ये ना नेगेटिव एनर्जी यानी केमिकल को प्रोड्यूस करता है। अब वो केमिकल आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है, वो फंक्शन नहीं करते। ये हार्मोन्स पहुंचते हैं उनके रिसेप्टर्स पे, अब ना वहाँ ये नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और आपका बॉडी जो होता है ना, ये डी रेंज होता है, इसका ये नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता।
ये नॉर्मल से एबनॉर्मल फंक्शन में जाता है और ये नॉर्मल फंक्शन को ही पैथोलॉजी कहते हैं। तो हानीमैन कहता है 5वें फोर्जम में कि आपने उसका ना एज देख लें, उसका सेक्स देख लें, उसका रिलेशंस देख लें, आप यहाँ आपने कहता है ये आपने कंसिडर लाजमी करने हैं, राइट। काज की बात करता है ना चौथे फोर्जम में। तो 5वें में कहता है कि आपने काज कहाँ ढूंढना है, राइट। अब उसके बाद 7वां जो ये फोर्जम है, इसमें हानीमैन कहता है कि आपको अगर काज नहीं मिलता तो आपने क्या करना है। बाज़ औक़ात केस जो होते हैं वाज़ह नहीं होते, क्लियर केस नहीं होता, तो हानीमैन कहता है कि वहां आपने क्या करना है। अगर आपको काज नहीं मिलता, कि नाउ कहता है नाउ एज इन अ डिजीज फ्रॉम विच इज मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, ठीक है जी, हैज टू बी रिमूव। कहता है नाउ एज इन अ डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट, नो जिसमें ना मिले आपको एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। अब आपको पहले कहता है कि आपका मिशन क्या होगा, फिर कहते हैं आपने शिफा कैसे देनी है, फिर कहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर कौन होगा। उसके बाद कहता है चौथे फोर्जम में कि जो काज फाइंड आउट करना जानता हो, इवैल्यूएट करना जानता हो, उसको रिमूव करना जानता हो, कहते हैं वो सेहत का असली मुहाफिज, हकीकी मुहाफिज होगा। और 5वें फोर्जम में कहता है कि आपने काज कहाँ ढूंढना है, उसके ऑक्यूपेशन में ढूंढना है, उसके एज ग्रुप को देखना है, ठीक है जी। आप ना उसके डाइट को देखना है, उसके लाइफस्टाइल को देखना है, उसके अंदर मियाज़म को आपने चेक करना है, और वो आपने हिस्ट्री लेके ना, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं आपने हिस्ट्री लेके ना ये सारी चीज़ें आपने मालूम करनी है। तो आपको जगह बता दी कि आपने किस किस जगह पे ना आपने काज को फाइंड आउट करना है। अब आपको 7वें फोर्जम में कहता है कि अगर आपको कोई एसेंशियल फंडामेंटल काज नहीं मिलता, देन व्हाट शुड बी डन, तो आपने तब क्या करना है, ठीक है जी। आपको कहता है कि अगर आपके पास कोई काज आपको हाथ नहीं आता तो आपने क्या करना है। कहते हैं आप वी कैन परसीव नथिंग, कहते हैं आप परसीव कुछ भी नहीं करते बट द मॉर्बिड सिम्टम। मॉर्बिड मतलब पैथोलॉजिकल सिम्टम, मतलब बीमार अलामात आपको मिलती हैं और आपके पास कोई काज आपको वजह नहीं पता होता, ठीक है जी। तो इट मस्ट रिगार्ड बीइंग हेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज़म, कहते हैं यहाँ मियाज़म की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है जी। एंड अटेंशन, और आपने अटेंशन देना, तवज्जो देनी है पेड टू द एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, और कहता है कि आपने एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस को आपने तवज्जो देनी है। नाउ एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस क्या हैं। 77वें फोर्जम आप देखते हैं 77वें फोर्जम, तो यहाँ हानीमैन आपको 77वें फोर्जम में बताता है कि ये एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होती हैं, ठीक है जी। देखिए 77वें फोर्जम को अगर आप पढ़ें, कहते हैं दो डिजीज आर इनप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक, कहते हैं वो बीमारियां जिनको ना मतलब गलत तरीके से कहता है क्रॉनिक बीमारियां, जो क्रॉनिक बीमारियां नहीं होती, विच पर्सन्स इनकर who expose themselves continually to the avoidable noxious influences, who are in the habit of indulging in injurious liquors, यानी या आपका विस्की, ब्रांडी, या आपका ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये टिन है जिसमें लेड होता है, लेड पॉइजनिंग होती है, इसकी बात कर रहा हूँ। और एलिमेंट्स आर एडिक्टेड टू द dissipation of many kinds which undermine the health, who undergo prolonged abstinence from the things that support of life, कहता है कि वो ना महरूम रहता है उन चीज़ों से जो आपका लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब वो प्रोटीन से, वो विटामिन के से, वो विटामिन ए से, वो आपका सिलीनियम से, वो कैल्शियम से, वो इलेक्ट्रोलाइट से, अगर वो बहुत अरसा तक ना ये महरूम रहता है जो आपकी लाइफ को सपोर्ट करता है। आप कहते हैं हु रिजाइड, जो मतलब कहता है कि जो रहता है इन अनहेल्दी लोकेलिटीज़, अनहेल्दी जगहों पे, लाइक बेसमेंट्स में रहता है, ठीक है जी, स्पेशली मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स, हु आर हाउस्ड इन सेलर और अदर कन्फाइंड डिवेलिंग, हु आर डिप्राइव्ड ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नहीं करता, जो मतलब क्या कहते हैं दरिया के किनारे रहता है, हवा में डैम ज़्यादा होता है, जो ना बेसमेंट्स में रहता है, जो मतलब सन बात नहीं रहता, उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी आ जाती है, उसकी बॉडी का जो हड्डी है, जो विटामिन डी की कमी आएगी तो आपका बॉडी है वो
कैल्शियम मतलब इब्ज़ार नहीं कर सकेगा, आपकी बॉडी का हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आपका स्केलेटन कमज़ोर होता है, आपका जिस्म दर्द करता है, आपका मतलब आप ना एक्सरसाइज नहीं करते, आप ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, आप रात को देर से सोते हैं, आप रात को देर से उठते हैं, आप इंजीनियस लिकर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, ये सारी बातें करता है, ठीक है जी। आगे कहता है कि ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड, बॉडी का ओवर एक्सर्शन करता है, माइंड का ओवर एक्सर्शन करता है, जैसे हमने नेक्स्ट में पढ़ा, कि ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, राइट। जब ओवर एक्सर्शन करता है माइंड बॉडी का, या एक्सरसाइज बिल्कुल करता ही नहीं है, ठीक, आपने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें आपने उसमें देखनी है। तो आप उसमें देखते हैं कि ये आप उसमें मतलब फाइंड आउट करने की एवेल्युएट करते हैं मियाज़म। हालांकि हानीमैन कहता है कि उसका जो अंडरलाइंग काज होता है वो कोई मियाज़म नहीं होता, कहता है बल्कि आपने क्या करना है, आपने उसको कोई दवाई नहीं देनी, आपने प्लेसिबो दे के ना उसको रुखसत करना है। और आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि आपने मतलब वो एक्सरसाइज नहीं करता, आपने उस एक्सरसाइज शुरू करवाना है। वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता है, आपने एक्सरसाइज बंद करवाना है। अगर वो ना जो मतलब ये ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड करता है, तो आपने उसको समझाना है कि ये आपने रेस्ट लाजमी लेना है, रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने रिलैक्स रहना है। अगर वो डिस्टर्ब रहता है तो आपने उसको समझाना है, आपने उसकी काउंसलिंग करनी है। अगर वो इंजीनियस लिकर्स का इस्तेमाल करता है, वो रात को देर से सोता है, सुबह देर से उठता है, आपने उसको एजुकेट करना है, आपने उसको काउंसल करना है, आपने उसको समझाना है कि भी आपने सुबह 4:30 बजे उठना है। सुबह 4:30 बजे आप उठते हैं तो आपके बॉडी में ना आपने उसको मोटिवेट करना है, समझा के कि आपके बॉडी में ना हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपका पर डे मूड और एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। आप जब पहला इब्तिदा में जब सनराइज करता है तो उसके अंदर ना इंसुलिन होता है जो आपका फ्यूल मॉलिक्यूल मैनेजर है। आप उसको ये समझा सकते हैं, सुबह की हवा में ज़बरदस्त ऑक्सीजन होता है, प्योर होता है, हवा प्योर होती है, सुकून होता है, आपकी लाइफ में बरकत होगी। तो आप ये सारी चीज़ें उसको समझा के ना, ठीक है जी, तो आपको उसको काउंसल करना है, उसके आपने उसका डाइटरी पैटर्न और लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है, उसको काउंसल करना है, ना कि आपने उसको कोई दवाई पकड़ा देनी है या कोई एंटी मियाज़मेटिक दवाई दे देनी है अकॉर्डिंग टू द हानीमैन, राइट। 77 फोर्जम के बाद ना आपको मतलब ये थोड़ा सा इब्हाम क्रिएट होता है 7 फोर्जम में कि हानीमैन तो अलामात की बात करता है। 7 फोर्जम में हानीमैन कहता है ना कि अगर आप को कोई फंडामेंटल काज नहीं मिलता तो आप मियाज़म की तरफ जाएं और आप ना एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस की तरफ जाएं, और आपके पास अलामत के अलावा, मॉर्बिड सिम्टम के अलावा कोई और आपके पास कोई चारा नहीं होता कि आप दवाई सेलेक्ट कर लें, राइट, कहता है ना। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन का ख़तरा होता है, इब्हाम क्रिएट होता है कि हानीमैन तो बात करता है कि सिम्टम्स पे बात करता है, तो सिम्टम्स की बात हानीमैन करता है, लेकिन यहाँ हानीमैन ने क्लियर कर दिया, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा फ़िलासफ़ी में, ठीक, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और उसके बाद ना आपका 153 फोर्जम में हानीमैन कहता है कि आपने कौन से सिम्टम्स पे जाना है। तो वो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स की बात करता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिव्यू दूँ सिम्टम का, कि सिम्टम की कितनी किस्में होती हैं, मिक्स सिम्टम क्या होते हैं, मजमू अलामात, टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, गाइडिंग होते हैं, डायग्नोस्टिक होते हैं, पैथोलॉजिकल होते हैं, पैथोजेनेटिक होते हैं, क्लिनिकल होते हैं, माइंड होते हैं सिम्टम्स, ठीक है जी, एक्सेसरी सिम्टम्स होती हैं, ठीक है जी। अब कंकोमिटेंट सिम्टम भी उसको कहते हैं, लोकल होती हैं, मतलब नॉट जर्नल, राइट, जनरल सिम्टम होती हैं। ये 13 किस्म की अलामात होती हैं, डायग्नोस्टिक सिम्टम होती हैं, नादर अलामात होती हैं। अब ये सारी अलामात जो होती हैं इनको क्या कहते हैं, मिक्स सिम्टम्स। इन सारी अलामात को क्या कहते हैं, मिक्स सिम्टम्स, नॉट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। डोंट कंफ्यूज मिक्स सिम्टम्स विद टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, राइट। मैं क्लियर करता हूँ, ये सारी जो हमने 13 किस्म की अलामात आपको बताई, जो आपके फर्स्ट ईयर का जो फ़िलासफ़ी है उसमें आपका 9 या 10 पेज पे अंदाज़ा, मुझे तकरीबन बहुत वक्त हो गया है, उधर ना आपको मिलेगा, वहाँ आपने पढ़ा हुआ है। अब ना ये सारी अलामात मजमू अलामात नहीं हैं, ये मिक्स सिम्टम्स हैं।
एक दवाई में कम से कम 1000-1200 सिम्टम्स होती हैं। अब वो तमाम सिम्टम जो होती हैं ना, उसमें उनका जो दर्जा होता है वो एक जैसा नहीं होता, और ना ही आपने सबको प्रायोरिटी देनी है। आप इम्पोर्टेंस के लिहाज से ना, जो पहला दर्जा आता है, फर्स्ट लाइन जो आपका सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं? वो है गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स के 10-11 नाम हैं। उसको स्ट्राइकिंग सिम्टम्स भी कहते हैं, करेक्टरिस्टिक सिम्टम भी कहते हैं, लीडिंग सिम्टम भी कहते हैं, डिफरेंशियल सिम्टम भी कहते हैं, पिक्यूलियर सिम्टम भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, 11 नाम हैं इसके तकरीबन अंदाज़तन। अब सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस जिन सिम्टम का है, फर्स्ट डिग्री सिम्टम्स, वो फर्स्ट डिग्री सिम्टम आपके हैं गाइडिंग सिम्टम्स। दूसरा दर्जा जो सेकंड डिग्री आपके सिम्टम्स हैं वो है डायग्नोस्टिक सिम्टम्स, नादर अलामात। नादर अलामात मतलब मैं आपको कैफर का मिसाल दूं यहाँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मतलब एक मरीज़ आपके पास आता है बिल्कुल ठंडा यख, आइसी कोल्ड, आप उसको टच करते हैं बिल्कुल आइसी कोल्ड होता है, वो ब्लैंकेट लेना नहीं चाहता बल्कि शर्ट भी उतारना चाहता है। अब ना है ना अजीब वो गरीब अलामत, अब वो शर्ट भी उतारना चाहता है। मतलब ये कि इंटरनल गर्मी है और एक्सटर्नल क्या है? आइसी कोल्ड है। ये है ना नादर अलामत, ये है ना अजीब व गरीब अलामत। तो यहाँ आपने कैंफर देना है, इसी एक सिम्टम पे आपको क्योर मिलेगा, आपकी दवा फेल नहीं होती कभी भी। आप ना इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंस है जिन सिम्टम का, वो है पैथोलॉजिकल, यानी जो लैब्स के ज़रिए ना आप फाइंड आउट करते हैं। यूरिन आर लिखे, जैसे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की, जैसे हमने डेंसिटी की बात की, जैसे कैंट रिपोर्टरी में यानी में कैंट यूरिनरी कैटेगरी में उसमें जो सब कैटेगरी है यूरिन, उसमें जो सेडिमेंट्स है उसमें रूब्रिक्स लिखता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर, पीएच, एल्ब्यूमन। तो सामने दवाइयाँ लिखी हैं, एपेस और मरकार, एपिथेलियल कॉस्ट, ग्रेनुलर कॉस्ट, आरबीसी, फस। तो पूरा शुगर अगर आता है तो सामने दवाइयाँ लिखी हैं, प्लम्बमेट, कालीफास, फास्फोरस, यूरिनम नाइट्रिकम, टर्बिनथीनिया, ये सारा यूरिन में, सेडिमेंट्स में, शुगर में उसने लिखा हुआ है। बाइल साल्ट आता है तो चीनंतिस लिखा हुआ है, बाइल पिगमेंट आता है तो दवाइयाँ लिखी हैं। तो पूरा यूरिन आ रही उसने यूरिनरी कैटेगरी में, यूरिनरी सेडिमेंट में आपको लिख के दे दिया है। मतलब जो सेडिमेंट्स आते हैं वो आपका बेसिकली डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं यूरिन का, विच वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। और उसके बाद डेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो आपका यूरिन का जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है जी, तो ये सारी दवाइयाँ उधर लिख दी हैं उसने, ये सारी दवाइयाँ उधर लिख दिया उसने। अब ना 3 सिम्टम जो हैं ये हमारे पास आ गए हैं। पहले लेवल पे हमारे पास आ गया गाइडिंग सिम्टम, दूसरे लेवल पे हमारे पास आ गया ये आपका नादर अलामात और डायग्नोस्टिक सिम्टम, और तीसरे लेवल पे हमारे पास आ गया पैथोलॉजिकल सिम्टम। अब एक स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे ना हर सिस्टम में हर जितने भी आपके पास सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में ना स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। तो हाँ, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे सिस्टम तरक्की करता है। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है ये लड़ाई लड़ने के लिए या दुश्मनी करने के लिए नहीं होता, बल्कि ना इसको मतलब बंदा नेगेटिव ना ले, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और स्कूल ऑफ थॉट्स ना इंजीनियरिंग में भी हैं, एलोपैथिक में भी है, इस्लाम में भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हम्बली, बरेलवी, 4 स्कूल ऑफ थॉट्स बड़े बड़े हैं। तो इधर हमारे होम्योपैथी में भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ए स्कूल ऑफ मेडिसिन, स्कूल ऑफ थॉट इधर मौजूद है हमारे होम्योपैथिक बरादरी में, जो माइंड सिम्टम को प्रायोरिटी देता है। राइट, तो आप चौथे नंबर पर माइंड सिम्टम को कर लिए। अब हम बात कर रहे थे मिक्स सिम्टम्स और टोटलिटी ऑफ सिम्टम को आपने कंफ्यूज नहीं करना। ठीक, अब आपने मरीज के अंदर जो कुदरती मर्ज होता है उससे हिस्ट्री लेके, उसको नेकेड आई से देख के, उसका मुशाहिदा करके, उससे सुन के, हिस्ट्री लेके आपने उसका
पिक्यूलियर सिम्टम लेके आपका इधर जो मटीरियल मीडिया है उसके पिक्यूलियर सिम्टम आपने सुपर इम्पोज करके आपने होम्योपैथी यानी होम्यो एक जैसा पैथोज डिजीज एक जैसी बीमारी, हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं ये क्या है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल डिजीज़ हैं, मसनूई बीमारियां हैं। तो आपने कुदरती बीमारी को मसनूई बीमारी से मैच करके ना आपने उसको ख़त्म करना है। तो आपने मरीज़ से हिस्ट्री लेनी है और मरीज़ का हिस्ट्री में आपने मिसाल के तौर पर आपके पास मरीज़ आता है, आपको मरीज़ बहुत सारी अलामात बताता है, कहते हैं जी मुझे ना डल हेड है, सर पे मेरा बोझ है, मलेज, बेदम, फटीग, पेंटेल्जिया, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अल्लाह बहुत सारे सिम्टम आपको के पास वो लेके आता है। आप ना ये अलामात बहुत सारी बीमारियों में मौजूद हैं और ये अलामात बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों में मौजूद हैं। तो इससे आप किसी खातिर ख़्वाह नतीजे तक नहीं पहुँच सकते, ना आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, ना आप कोई दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं होम्योपैथिक। अगर इसके साथ वो एक नाकाम की बात बताता है कि मुझे पेशाब में जलन है, ठीक, तो ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल ना पिक्यूलियर सिम्टम। डायग्नोसिस सिम्टम तो मैंने समझा दिया है ना कि कैंसर को मैंने आपको मिसाल दिया, आप तुझा को भी आप मिसाल के तौर पर ले सकते हो डायग्नोस्टिक सिम्टम में। कि एक बंदा कहता है, जॉर्ज वेटोरस कहता है कि मैं शीशे का बना हुआ, मुझे कोई हाथ लगाएगा तो मैं टूट जाऊंगा, दिस इज़ व्हाट वी कॉल नादर अलामत, तो आप उसको तुझा दें, ठीक। तो वापस आ जाएँ पिक्यूलियर सिम्टम पे। तो पिक्यूलियर सिम्टम आपको वो सारी अलामत बताता है और आपको कहता है कि जी मुझे पेशाब में जलन है, तो ये पिक्यूलियर सिम्टम सारी अलामत बताता है। आप पेशाब की जलन की जगह वो आपको बताता है मुझे गले में दर्द है, मेरे गले में दर्द है, तो आप ना ये गले में दर्द ना ये पिक्यूलियर सिम्टम है। आपको ये सारी चीज़ें वो बताता है, सारी चीज़ें वो बताता है। कहते हैं जी मुझे बार बार पेशाब आता है, मेरे गुर्दे में दर्द है। आपको ये सारी चीज़ बताता है, कहते हैं जी मुझे बिलियस वॉमिटिंग होती है, तो ये आपको गाइड करता है लिवर एंड बिलियरी ट्रैक की तरफ। आपको ये सारे सिम्टम बताता है। आखिर में आपको कहता है डॉक्टर साहब मुझे खांसी भी है, डॉक्टर साहब मेरा कान भी बहता है। अब कान बहना उठूरिया पिक्यूलियर सिम्टम है। पिक्यूलियर सिम्टम समझ गए आप लोग, पिक्यूलियर सिम्टम क्या होता है, डायग्नोस्टिक भी समझ गए हैं, ठीक है जी, कि मतलब नादर अलामत क्या होती है, और पैथोलॉजिकल भी समझ गए हैं, जो मैंने पूरा आपको बता दिया कि यूरिन आरिया आपका पूरा पड़ा हुआ है आपका रिपर्टरी में, कैंट रिपर्टरी में, यूरिनरी चैप्टर में, कैटेगरी में। और यूरिनरी देखें जो कैंट रिपर्टरी है उसका 40 कैटेगरीज हैं, 40, जिसमें एक यूरिनरी कैटेगरी भी है। यूरिनरी ऑर्गन्स में सब कैटेगरीज हैं 5, ठीक है जी। लेट मी एक्सप्लेन। एक उधर है ब्लैडर, उसके बाद किडनी, उसके बाद प्रोस्टेट, उसके बाद यूरीथ्रा और उसके बाद यूरिन। ये 5 हैं। 40 कैटेगरीज कैंट रिपर्टरी के, जिसमें एक कैटेगरी यूरिनरी कैटेगरी में 5, और उन 5 में जो यूरिन है, नॉट यूरीथ्रा, नॉट किडनी, नॉट प्रोस्टेट, नॉट ब्लैडर, यूरिन में जाए, यूरिन में सब रुब्रिक है यूरिनरी सेडिमेंट शुरू कर ले, पूरा आपको उधर यूरिन आ रही मिलेगा। तो व्हाट डज इट मीन, आपको ये चीजें आनी चाहिए। कैन को ये चीजें आती थी तो उसने लिखी है ना, राइट। तो ये आपका पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए हैं। डायग्नोस्टिक तूजा और कैंसर मैंने आपको समझा दिए, कंक्लूड करते हैं। और जो स्ट्राइकिंग सिम्टम है वो मैंने आपको समझा दिए हैं कि भाई सारी सिम्टम्स इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ गले में दर्द तो पिक्यूलर, साथ कानस बेनाउटूरिया तो पिक्यूलर, साथ पेशाब में जलन तो पिक्यूलर, साथ गले में दर्द या खांसी तो पिक्यूलर। समझ रहे हैं आप, साथ बिलियस वॉमिटिंग तो बिलियरी एंड ट्रैक्ट, जो आपका लीवर एंड बिलियरी ट्रैक्ट है उसकी तरफ आपको ये गाइड करता है, राइट। आप ये 3 किस्म के सिम्टम्स समझ गए, हाँ, जो फर्स्ट प्रायोरिटी के हैं। माइंड सिम्टम्स समझ गए, माइंड सिम्टम्स की वजह से बीमारियाँ क्यों पैदा होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं फीलिंग से, वो समझ गए। मिक्स सिम्टम्स क्या होती हैं, जब ये 13 के 13 सिम्टम इकट्ठे, इनको क्या कहते हैं, मिक्स। जबकि पिक्यूलियर सिम्टम आप लेते हैं, ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, समझ गए। और इसी को सुपर इम्पोज करना, होम्योपैथी, होम्यो एक जैसा, सिमिलर पैथोस डिजीज यानी सिमिलर डिजीज, लाइक क्यूअर लाइक, सिमिलियस सिमिलियस क्यूरेंटर, जो चीज़ क्रूड फॉर्म में तो पोटेंटाइज में ठीक भी करती है। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन।
सो 153 एफोर्जम की तरफ आते हैं। 153 एफोर्जम में हनीमैन कहता है कि इन दिस सर्च फॉर अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, जब कहते हैं कि आप होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी की तरफ आप अगर सर्च करते हो सिलेक्शन के लिए, दैट इज टू से इन दिस कंपेरिजन, इस कंपेरिजन में ऑफ द कलेक्टिव सिम्टम ऑफ द नेशनल डिजीज विद द लिस्ट ऑफ सिम्टम of known medicine in order to find among these an artificial morbific agent corresponding by similarity to the disease to be cured. The more striking, singular, uncommon and peculiar sign and symptom of the case of disease are chiefly and most solely to be kept in view. बस यही मैं बात आपको समझाना चाह रहा था। कहता है कि इस ना आप ये सारे सिम्टम लेते हैं ना, तो कहते हैं आपने इसमें ना चीफली, आप इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, पिक्यूलर, अनकॉमन इसका नाम है, सिंगुलर, स्ट्राइकिंग, ये सारे नाम उसने लिख दिए हैं ताकि कोई इबाम ना हो। कहता है आगे अगेन कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग, सिर्फ मैं यही 2-3 जुमले यहाँ से कोट करूँगा 153 एफोर्जम से, बाकी पूरा एफोर्जम आप पढ़ लें। अब देख कॉरेस्पॉन्डिंग मैच करना, बाय सिमिलरिटी, सिमिलरिटी टू द डिजीज, डिजीज से, टू बी क्योर्ड, जो आपने क्योर करना। कहता है द मोर, अटेंशन प्लीज, कहते हैं द मोर, क्या कहता है, शाबाश, द मोर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग, ठीक है जी, पिक्यूलर की बात करता है, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिक्यूलर, ब्रेकेट में लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे नाम ना आपके सिम्टम को आपके बता दिए हैं, समझ रहे हैं आप। साइंस एंड सिम्टम ऑफ द केस of disease are chiefly and mostly solely to be kept in view. कहते हैं ये आपने कंसिडर कर रहे हैं, ठीक, ये आपने कंसिडर करने हैं। जितने एफोर्जम मैंने आपको बता दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 77, 153, उसका मैं आपको एक कंक्लूजन दूं और आगे बढ़ते हैं 164 और 165 एफोर्जम की तरफ। पहले एफोर्जम में मिशन की बात की, दूसरे एफोर्जम में बात की 3 इंजेक्शंस की, तीसरे फर्जम में कि कौन होम्योपैथिक डॉक्टर होगा, चौथे फर्जम में काज की बात की, राइट, कि मतलब ये आपने आपको काज का पता होना चाहिए और आपको काज रिमूव करना आता हो। उसके बाद ना 7 फर्जम में बात की कि अगर आपको कोई काज नहीं मिलता तो देन व्हाट शुड बी डन, कि देन आपने क्या करना है। कहते पहले आपने म्याज़म की तरफ जाना है, आपको नहीं मिलता तो आपके पास कोई कुछ भी नहीं होता अलावा मॉर्बिड सिम्टम के, तो कहते हैं आपने एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस की तरफ जाना है। एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस आपको समझा दिए 77 में कि भी उसका लाइफ स्टाइल और डाइट देखें आप, उसका ऑक्यूपेशन देखें आप, उसका सेक्स, उसका एज ग्रुप, उसका पर्सनल रिलेशन, ये आप चेक करें, वहाँ आप का फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है 77 एफोर्जम में कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो क्रॉनिक बीमारियाँ नहीं हैं, गलती से उसको ना क्रॉनिक बीमारियों का नाम दिया जाता है, हालांकि वो क्रॉनिक बीमारियाँ नहीं है, वो गलत लाइफ है, गलत डाइट है, गलत एटीट्यूड है, समझ रहे। कहता है आप उसको काउंसल करो, उसको दवाई ना दो, राइट। 153 में कहता है कि सिम्टम आपने कौन से कंसिडर करने हैं, मिक्स नहीं कंसिडर करने आपने, कि आपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और ये कॉमन सिम्टम्स को और इंटरनल और एक्सटर्नल को लेके ना ये सारे आप मैच कर दो। कहते हैं आप सबको ना आप ना स्ट्राइकिंग जो पिक्यूलियर सिम्टम है उसको आप कंसिडर करो, राइट। तो ये 153 में आपको कहता है। आगे आपको 164 एफोर्जम में, अब यहां भी कुछ बंदे ना अल्लाह के ऐसे हैं कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक। आप ना उस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ना 164 एफोर्जम में और 165 एफोर्जम में हनीमैन ना इसको क्लियर कर देता है। आप इसके बाद भी ना अगर कोई कंफ्यूजन, कोई इबहाम क्रिएट करना चाहता है, ठीक, तो हमारे पास और कोई इशारा और कोई सनद मौजूद नहीं है। 164 एफोर्जम यहाँ से रीड आउट करता हूँ। कहता है कि दी स्मॉल नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स की बात कर रहा है। कहते हैं दी स्मॉल नंबर ऑफ
homeopathic symptom present in the best selected medicine is no obstacle to the cure in cases where these few medicinal symptoms are chiefly of an uncommon kind. Striking. कहता है कि the cure in cases where these few medicinal symptoms are chiefly of an uncommon kind and such are of peculiarity distinctive भी कहते हैं इसको, डिफरेंशिएट भी कहते हैं, स्ट्राइकिंग भी कहते हैं, पिक्यूलर सिम्टम की बात कर रहा है, गाइडिंग सिम्टम की बात कर रहा है। ब्रैकेट में लिख दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, जो बीमारी के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हों। द क्यूर टेक्स प्लेस अंडर सच सर्कमस्टांसेस विदाउट एनी पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस। कहते हैं कि अगर आप पिक्यूलर सिम्टम मैच करते हैं तो आपका शिफा तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आ सकती और आप आसानी से शिफा तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप स्ट्राइकिंग सिम्टम मैच करते हैं और बाकी ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, अनकॉमन, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये क्लिनिकल, ये पैथोजेनेटिक, ये बहुत सारी जो मिक्स सिम्टम्स अगर नहीं मिलती हैं, 12 किस्म की अलामात उसकी नहीं मिलती और एक किस्म की अलामात आप मैच करते हैं स्ट्राइकिंग, पिक्यूलर, कहते हैं आपको शिफा में कोई रुकावट नहीं आएगी, आप शिफा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्लियर। अब इसकी कंटिन्यूटी आगे कहता है कि 165 एफोरिज्म में कहता है कि इफ अगर हाउ एवर अमॉन्ग द सिम्टम ऑफ द रेमेडी सेलेक्टेड देयर बी none that accurately resemble that distinctive characteristic peculiar uncommon symptom of the case of disease, and if the remedy correspond to the disease only in the general vaguely described indefinite state, nausea, debility, headache and so forth। आगे इधर लिखा हुआ है कि अगर आपके पिक्यूलर सिम्टम मैच नहीं करते, आपके स्ट्राइकिंग सिम्टम मैच नहीं करते हो, बाकी सिम्टम आप सारे मैच कर लेते हैं, मतलब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, अनकॉमन, क्लिनिकल, पैथोजेनेटिक, नहीं, ये आप सारे सिम्टम आप मैच करते हो, कहते हैं आप शिफा तक नहीं पहुंच सकते। अब अनकॉमन सिम्टम आपको यह समझा भी दिया है, कहते हैं लाइक नोजिया, डिबिलिटी, हेडेक एंड सो फोर्थ। जैसे मैंने आपको मिसालें दी, नोजिया, वोमिटिंग, राइट। कहते हैं कि ये अगर ये मतलब लाइक आप यहाँ लिखा हुआ है, आपका जो एफोरिज्म है 165 में लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि नोजिया, डिबिलिटी, हेडेक एंड सो, ये तो बहुत सारी बीमारियों में है, ये तो बहुत सारी दवाइयों में है। कहते हैं ये नहीं है, तो कहते हैं अगर आप, ये रिवर्स है, 165 164 का रिवर्स है। कहते हैं अगर आप सारी अलामात मैच करते हो, 12 किस्म की अलामात, और एक स्ट्राइकिंग आपकी मैच नहीं करती, कहते हैं आप शिफा तक नहीं पहुंच सकते। एम आई क्लियर? सो कॉजेशन पे आते हैं कि बर्ड-चिल्ड सिंड्रोम का हमने काज के हिसाब से कैसे इलाज करना है। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ काज मौजूद है वो है हाइपर कोअगुबिलिटी, हाइपर कोअगुबिलिटी, स्टेसिस यानी एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग, राइट। अब ना अगर जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द लीवर है, अगर इधर ब्लॉकेज है, ठीक, और उसकी वजह कोई थ्रोम्बस है, तो उसकी क्या दवाई होगी? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन है, कोई खून का लोतरा है, तो लेक्सिस, बोथरोप्स, ओफीडिया से सीकल कार, कलकीरा फ्लोर, अर्निका और सलीशिया आपने कंसिडर करना है, राइट। अब ना बर्ड-चिल्ड सिंड्रोम का काज क्या है? आरबीसीज ना, आरबीसीज जो होते हैं, जो सुर्ख खलियात हैं, अगर सुर्ख खलियात हैं ये ना आपस में ऐसे मतलब एग्रीगेट करते हैं, ये इंक्रीज़ होते हैं, आरबीसीज बहुत ज़्यादा बनते हैं, आपका जो स्टेम सेल्स है, बोन मेरो, ये आरबीसीज बहुत ज़्यादा बनाता है, ठीक। तो वहाँ आपने क्या देना है? वहाँ आपने फेरमिड देना है। आप आरबीसीज का जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, राइट। अब पॉलीसाइथीमिया की वजह से अगर वीनस का ड्रेनेज ब्लॉक होता है, बर्ड-चिल्ड सिंड्रोम होता है उसको, मरीज़ को, और आप डायग्नोज करते हैं उसको पॉलीसाइथीमिया है, और पॉलीसाइथीमिया की वजह से बर्ड-चिल्ड सिंड्रोम हो गया है, तो आपने उसको फेरमिड 30 में देना है। ये वो जो मैं करता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। आप ल्यूकीमिया भी एक काज हमने पढ़ा उधर, मतलब जिसमें आपका जो सफ़ेद खलियात होते हैं ये बढ़ते हैं। जब सफ़ेद खलियात बढ़ते हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होती है, नंबर इसका बढ़ता है, ठीक, तो ये भी बर्ड-चिल्ड सिंड्रोम को काज करता है, ठीक है, जैसे हमने काजेज़ में पढ़ा। तो आप उसकी दवाइयाँ हमारे पास हैं, नेट्रम आर्स,
नेट्रम सल्फ, आर्सेनिकम एल्बम और फास्फोरस। अपनी अपनी अलामात के हिसाब से आपने इन 4 दवाइयों में सिलेक्शन करना है। लिस्ट तो बहुत बड़ा मौजूद है हमारा रेपर्टरीज में, लेकिन मैं वो आपसे शेयर करता हूँ जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, वो आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है जी। अब ना उसके बाद हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की, चाबी वाली गोलियों की बात की, हमने फीमेल हार्मोन्स की बात की, डायना 35 की बात की, प्राइमेट एन की बात की, राइट। तो ये अगर ये इनकी वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयों की वजह से अगर जो लीवर का जो ड्रेनेज है, जो LHV, RHV और MHV ब्लॉक हो गया है, बर्चियर सिंड्रोम हो गया है, तो आपने उसको सबसे पहले ओपियम खिलाना है, ओपियम से उसको इंट्रोड्यूस करना है। नक्स और CPI, ये 3 दवाइयाँ आपने ज़हन में रखनी हैं और अपनी अपनी अलामत के हिसाब से आपने जो भी दवाई इंडिकेटेड होगी आपने अप्लाई करनी है इन 3 दवाइयों में। मैं क्या करता हूँ, मैं तो ओपियम पहले खिलाता हूँ, आप 2 दिन बाद ना मैं नक्स दे देता हूँ 1 में। हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा की हमने बात की कि हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा जो जिगर का एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आप अगर एपिथेलियल सेल्स जो जिगर के होते हैं वो ट्यूमर बनाते हैं, वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं, अब वो ट्यूमर ओमा बन के ना वो भी LHV, RHV, MHV को ब्लॉक करता है और आपको लीड करता है बर्चियर सिंड्रोम को। अगर वजह ये है मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू है विच इज़ नोन एज हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC, तो उसकी दवाइयाँ आपने जहन में रखनी है। आर्सेनिकम एल्बम, चिलिडोनियम, कोलिस्ट्रीनियम। अब आर्सेनिकम एल्बम का हमारा प्रीवियस लेक्चर में पूरा पिक्चर मौजूद है, चिलिडोनियम का मौजूद है, कोलिस्ट्रीनियम है, कोनियम है, हाइड्रास्टिस है, लेक्सिस है, नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरस है। और बेस मैंने आपको जो GIT पे हमारा लेक्चर हो गया गैस्ट्रिक एट्रोफी पे, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में हमने लेक्चर्स किए कैंसर के, वहाँ हमने आपको एक बेस समझाया था कि आपने सिरेनम, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनियम, मिडोरिनियम और कार्सिनोसिनम को बेस में रखना है, सिफलिनियम को बेस में रखना है। वो बेस आपने लाजमी लगाना है, वरना आपकी दवाइयाँ जो मैं आपको इंडिकेटेड दवाइयाँ हैं, तो ये आपकी इंडिकेटेड दवाई जो है ये आपकी 20% काम करेगी, और अगर आप ये बेस लगाते हैं तो आपकी दवाई 80-90% काम करेगी। उसके बाद हमने जो कॉजेशन में पढ़ा बर्चियर सिंड्रोम में, प्रीवियस लेक्चर में सार्कोमा की हमने बात की, जो कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर होता है, मस्कुलर का, कनेक्टिव का, बोन का। ठीक है, जो पोस्टीरियर वाल सार्कोमा होता है, ठीक है, जो लीवर का अगर पोस्टीरियर वाल में सार्कोमा होता है वहाँ कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, राइट। अगर वो तो वो भी आप, राइट, आप ना उसकी दवाइयाँ कल्कीरिया फास, सलीशिया और ये 2 दवाइयाँ आपने जहन में रखनी है। इसके बाद अगर सलीशिया आपका फेल होता है तो आपने एसिड फ्लोर में जाना है और साथ आपने बेस ज़रूर लगाना है। किडनी की हमने बात की, यानी एड्रीनल ट्यूमर की हमने बात की कि एड्रीनल ट्यूमर जो है ये भी आपका बर्चियर सिंड्रोम यानी LHV, MHV और RHV को ब्लॉक करता है, यानी बर्चियर सिंड्रोम को ये लीड करता है। अब अगर वजह एड्रीनल ट्यूमर है, ठीक है जी, आप एड्रीनल ट्यूमर में आपने कार्सिनोसिनम बेस साथ लगाना है, कल्किरोफ्लोर, कोनियम ब्राइटोकार, ये आपकी 3 दवाइयाँ आपने जहन में रखनी है। ये आपका 50-60% केसेस को हल करेगी। बाकी आपने रिपर्टराइज करके ना मरीज़ को आपने रिपर्टरी कंसल्ट करना है, उस हिसाब से आपने मरीज़ की हिस्ट्री देख के ना आपने दवाई सेलेक्ट करनी है। एम आई क्लियर। अब उसके बाद जो हमारे पास का आता है वो है हिपाटिक इन्फेक्शन, सच एज ये हाइड्रास्टिस सेस्ट जो होता है, टेप वर्म जो होते हैं, ये इसका जो ओवा होता है या टेप वर्म जो होते हैं, ये भी ना वीनस ड्रेनेज को ब्लॉक करते हैं और बर्चियर सिंड्रोम को काज करते हैं। आप इस जो टेप वर्म होते हैं इसको टीनिया भी कहते हैं। आप ना रिपर्टरी खोलें, कैंट रिपर्टरी एज भी डिस्कस कि इसके 40 कैटेगरीज हैं। आप इसमें एक कैटेगरी हमने डिस्कस किया आपसे यूरिनरी। आप जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रेक्टम कैटेगरी में जाएं। रेक्टम कैटेगरी में आपने जाना है, बाकी जो कैटेगरी है वो अरेंज है रेक्टम कैटेगरी, सारी कैटेगरीज अल्फ़ाबेटिकल हैं। वहाँ आप डब्ल्यू में जाएं, डब्ल्यू में वर्म्स में जाएं, वर्म्स में आप चेक करें तो वर्म्स में आपको कल्कीराकार बोल्ड मिलेगा, ठीक है, जिसको मैंने काफ़ी उसका वेरीफाई किया, हमने बहुत ही उसका इस्तेमाल किया और हमें ना बहुत ही कम ये मायूस करता है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं कल्कीराकार के, तो आप वहाँ कल्कीराकार देना है। बाकी जो पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, जब बच्चा या कोई बड़ा हमारे पास आता है वो ऐसे नाक मलता है या नाक में ऐसे बोरिंग करता है तो हम साइना का इस्तेमाल करते हैं। जब उसको एनल इचिंग होती है तो हम प्यूक्रम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हमारा केस फंसता है तो हम सल्फ़र देते हैं, और अगर हमें मरीज़ मेला कचेला और गंदा मरीज़ हमें मिलता है तो हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं। और स्पाइजीला भी इसकी बहुत ही खूबसूरत दवाई है, ठीक है जी। टीनिया जो टेप वर्म होता है इसकी इन्फेक्शन की, तो आप अगर टेप वर्म की वजह से आपका बर्चियर सिंड्रोम यानी वीनस जो फ्लो है, जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक होता है, तो आपने सबसे पहले कंसिडर करना है, मैं तो कहता हूँ आप सल्फ़र कल्कीराकार दें, सल्फ़र दे के ना कल्कीराकार दें। अगर आपका फेल होता है तो आप साइना, ट्यूक्रम,
को इसके अलामात के मुताबिक जो मैंने नाक मलना, नाक में बोरिंग करना, एनल इचिंग की बात की, इस पे आ जाएँ। और रेडियोथेरेपी की हमने बात की कि रेडियोथेरेपी जो इलाज होता है स्पेशल कैंसर के मरीज़ों का थ्रू रेडिएशन जो उनका इलाज होता है, तो ये भी ना आपका जो वीनस सिस्टम है, वीनस ड्रेनेज सिस्टम है ऑफ द लीवर, LHP, RHP और MHP को ब्लॉक करता है, यानी उसका जो डायमीटर है इसको नैरो कर देता है, यानी तंग कर देता है, उसको सुकेड़ देता है और मरीज़ ना सफ़र करता है बर्ड चिरी सिंड्रोम में। तो वहाँ आपने रेडियोथेरेपी को एंटीडोट करना है, एक्सरे से, सोल से और रेडियम से। ये 3 दवाइयाँ आपने इधर याद रखनी है। ट्रॉमा इज़ एन अदर काज ऑफ द लीवर, मतलब बर्ड चिरी सिंड्रोम। ट्रामा भी एक काज है, मतलब कोई RTA होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कोई बुलेट, कोई ब्लो, कोई रोड फाइट होता है, कोई फॉल होता है, ठीक। तो अगर आपका जो है लीवर वो उसको डैमेज होता है, उसको इंजरी होती है, तो वहाँ लीवर, किडनी इंजरी, कोई भी इंजरी, कोई आपका मतलब कोई ग्लैंडुलर इंजरी भी अगर आपकी होती है, तो कोलियम को आपने याद रखना है, अर्निका और बेलस्परिनस को आपने यहाँ याद रखना है, ठीक है जी। और आपने साथ सपोर्ट के तौर पे ना अपना जो आपका कोर्स मतलब आपका ट्रीटमेंट जो है, आप उसके कोर्स को शॉर्ट करने के लिए आप साथ पायरोजीनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पायरोजीनियम 1M में हम गा बगा एक खुराक देते हैं। एम आई क्लियर? अब इसके बाद ट्रॉमा के बाद एक काज हमारे पास दूसरा मौजूद है जो हमने डिस्कस किया आपने प्रीवियस लेक्चर में, केमोथेरेपी, यानी ट्रीटमेंट थ्रू केमिकल्स एक ड्रिप में डाल के ना IV देते हैं, राइट। बहुत सारे केमिकल्स है, केमोथेरेपीज़ हैं। अब वो केमोथेरेपीज़ क्या हैं? ये बेसिकली ब्लाइंड बम्बारमेंट है। अब ये क्या करते हैं, जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है इमेच्योर सेल्स का, विच इज़ नोन एज ओमार ट्यूमर। अनकंट्रोल इमेच्योर मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ इमेच्योर सेल्स। आप ना ये केमिकल उस पर डाल के ना ब्लाइंड बम्बारमेंट करते हैं ताकि ये ना ये डिस्ट्रॉय हो। आप ना ये केमिकल और ये जो फालतू जो ट्यूमर वाले सेल्स होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं, और साथ ना आपके जो काम करने वाले सेल्स होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और साथ ना आपका जो लीवर होता है, लीवर का जो लेफ्ट हिपाटिक वेन है, राइट हिपाटिक वेन है, एंड आप जो MHV है, आपने इसको भी ये नैरो कर देता है। अगर वजह केमोथेरेपी है तो आपने केमोथेरेपी को एंटीडोट करना है सोल से, कैडमियम सल्फ से, ठीक है जी। बाकी आपका अगर ये दवाइयाँ फेल होती हैं जो, तो आपकी ये कीमोथेरेपीज़ हमारी मार्केट में मौजूद है, पोटेंटाइज हो के आ गई हैं, जिसमें एक हमारे पास इधर विनक्रिस्टीन के नाम से, विनक्रिस्टीन के नाम से हमारा डिस्पेंसरी में मौजूद है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप उस केमोथेरेपी को पोटेंटाइज करके ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोलो और कैडमियम सल्फ के अलावा। वैक्सीन जो होता है ये भी आपका, वैक्सीन जो होता है ये भी जो राइट हिपाटिक वेन है और लेफ्ट हिपाटिक वेन है और जो मिडल है, आप ना ये भी इसको जो वैक्सीन है ये भी इसको नैरो कर देता है या ब्लॉक कर देता है। ये भी इसका एक स्क्वेल है, यानी कम्प्लिकेशन है वैक्सीन का। अगर अंडरलाइंग काज बर्ड चिरी सिंड्रोम का वैक्सीन है तो आप यू शुड एंटीडोट वैक्सीन को आपने कैसे एंटीडोट करना है? वैक्सीनम से, थूजा से, सलीशा से, मलेंड्रीनियम से और MMR से। MMR स्टैंड्स फॉर M फॉर मम्स, M फॉर मीजल सेकेंड M, और R फॉर रोबेला। तो MMR हमारा पोटेंटाइज हमारे डिस्पेंसरी में मौजूद है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट है वो है डाइट रिस्ट्रिक्शन का, कि आपने क्या कौन सी डाइट उसको रिस्ट्रिक्ट करवानी है। तो आपने गोश्त, राइट, घी, साल्ट एंड वाटर उसको रिस्ट्रिक्ट करवाना है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टडी हार्ड।